नमस्कार। गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए सेकेंड ईयर में विश्व इतिहास में निरंकुश राज्यों का उदय, निरंकुश राजतंत्र की विशेषताएं और उनके लिए उत्तरदायी कारणों का अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, आधुनिक यूरोप का जो राजनीतिक इतिहास है वो निरंकुश राज्यों के उदय और प्रतिस्पर्धा से ही बना है और मध्ययुगीन व्यवस्था जो थी वो 3 सुदृढ़ आधारों पर थी। कौन कौन सी? नंबर 1, सार्वजनिक चर्च व्यवस्था। नंबर 2, सार्वभौमिक रोमन साम्राज्य। नंबर 3, भूस्वामित्व एवं स्थानीय प्रशासन की सामंती व्यवस्था। अर्थात साम्राज्य में उस समय फ्लूडिज्म, सामंतवाद का प्रचलन है वो ज्यादा था। लेकिन 14वीं एवं 15वीं शताब्दियों में सामंती व्यवस्था की समाप्ति और इसके स्थान पर कई निरंकुश राज्यों का उदय हुआ, जहां राजाओं के पास निरंकुश सत्ता थी। मध्ययुगीन व्यवस्था के पतन के लिए कई कारक उत्तरदायी थे, जिनमें अपन देख सकते हैं कि मध्ययुगीन व्यवस्था को समाप्त करने में नगरीय अर्थव्यवस्था का विकास होने से बल मिला। मैनर पद्धति का पतन हो गया और इसके साथ धर्म युद्ध तथा कथित काली मृत्यु तथा शतवर्षीय जो युद्ध हुए थे, इन युद्धों ने सामंतों की शक्ति को कमजोर कर दिया था और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण कारण था वाणिज्यिक क्रांति। और वाणिज्यवाद को बढ़ावा तब मिल सकता था जब वहां पर एक विशाल साम्राज्य स्थापित हो, ताकि उनको आने जाने में, वस्तुएं लाने ले जाने में सुविधा रही। इसने भी सामंतवाद को किनारे पर धकेलाया और उपनिवेशीकरण तथा वाणिज्यवादी नीतियों के उपयोग से राजाओं को प्रचुर मात्रा में धन राशि प्राप्त हो गई और इससे उन्होंने अपनी सुरक्षा व साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए मजबूत व स्थायी सेना का गठन भी है वो कर लिया था। और उनकी सेना में बारूद और बंदूक से सुसज्जित सेना रहने लगी थी। इस तरह मजबूत सेना के बलबूते पर कई राज्यों का है उदय हुआ था। सामंतवाद जो आक्रमणात्मक युद्ध के लिए बड़ी निकम्मी व्यवस्था थी और अब पतन के कगार पर चली गई थी और उसमें
राजाओं की शक्ति से मुकाबला करने का सामर्थ्य है वो नहीं था, क्योंकि सामंत छोटे छोटे क्षेत्रों के अधिकारी होते थे और वे आपस में भी गृह क्लेश में डूबे हुए थे। तो ऐसी स्थिति में कोई उन पर आक्रमण करे तो वे उस आक्रमण का सामना भी नहीं कर सकते थे। राष्ट्र राज्यों की स्थापना आधुनिक युग की प्रमुख विशेषता है, किंतु उत्तर मध्यकालीन यूरोप में कई नई राजसत्ताओं का उदय हुआ और उन राजसत्ताओं के साथ राष्ट्र राज्य निर्माण का भी कार्य शुरू है वो हो गया था। और इन राष्ट्र राज्यों में सुरक्षा के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से एक मजबूत राजतंत्रात्मक शासक वर्ग का उदय हुआ, जिसके पास गोले बारूद बंदूकों से लैस प्रशिक्षित स्थायी सेना की व्यवस्था भी थी, जो किसी भी आक्रमण का मुंह तो जवाब देने में सक्षम है वो रह सके। अब हम देखते हैं कि निरंकुश राजतंत्र की क्या क्या विशेषताएं थी। देखिए, हम निरंकुश राजतंत्र में यूरोप का अध्ययन कर रहे हैं। भारत में भी प्राचीन काल में निरंकुश राजतंत्र था, लेकिन भारत का शासक जब राजगद्दी पर बैठता था तो उन्हें धर्म की शपथ दिलाई जाती थी। राजपुरोहित उन्हें कहते थे कि राजन, ये भगवान का आसन है और इस पर बैठकर आप सभी वर्ग के साथ न्याय करना, और आपके ऊपर भी ईश्वर रूपी शक्ति है, उससे डरना। अगर गलत किया तो ईश्वर आपको भी माफ है वो नहीं करेगा। इस कारण भारत में राजा निरंकुश होते हुए भी अंकुश में रहते थे, लेकिन यूरोप में निरंकुश राजतंत्र उस समय अपने शान शौकात के लिए स्थापित है वो हो गए थे। निरंकुश का मतलब होता है जिस पर किसी का अंकुश न होना, किसी का अधिकार न होना। वह अपने तमाम निर्णय बिना किसी दबाव के स्वविवेक से ले सकता है। प्रजा का कोई उस पर दबाव नहीं होता है। ऐसे राज्य व राजाओं को निरंकुश राजतंत्र की श्रेणी में माना जाता है। हम इनकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं तो इनकी पहली विशेषता, जैसे निरंकुश जो राज्य होते थे उनमें राजा की शक्ति एवं सत्ता की प्रधानता होती थी। राजा सभी अधिकारियों की नियुक्ति करता था, पदोन्नति करता था, और सही कार्य न करने पर उन्हें पद से हटा भी सकता था। अर्थात सब कुछ राजा की इच्छा पर ही निर्भर करता था। राजा स्वविवेक से पड़ोसी देशों के साथ युद्ध व संधि कर सकता था। राजा की इच्छा ही कानून था, वही कानून का निर्माता था। राज्य का कोई भी नागरिक उनके विरुद्ध बोलने का साहस नहीं कर सकता था। दूसरी विशेषता, राजाओं की सैन्य शक्ति। अब निरंकुश राजतंत्र
मध्यकालीन सामंतों की भांति या मध्यकालीन राजाओं के अधीन सामंतों की भांति उन सामंतों के पास सेना जो थी उस पर निर्भर नहीं थी, अपितु उनके स्वयं के पास एक विशाल सुसज्जित सेना होती थी। अगर कोई सामंत भी उनका विद्रोह करे तो वे उस सेना से उसका भी दमन है वो कर सकते थे। अर्थात आधुनिक काल में यूरोप के राजाओं के पास स्थायी सेना की व्यवस्था थी। सैनिकों की भर्ती राजा की देखरेख में होती थी। सैनिकों की पदोन्नति राजा स्वयं करता था और सेना में हमेशा राजा के निष्ठावान और स्वामी भक्त सैनिकों को ही स्थान प्रदान किया जाता था। और यही सेना निरंकुश राजतंत्र को बढ़ाने में महत्वपूर्ण सिद्ध है वो हुई थी। तीसरी विशेषता है कि इसमें राज्य की प्रजा को किसी प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। प्रजा के पास कोई मूल अधिकार है वो नहीं था। राजतंत्र विरोधी विचारों का दमन किया जाता था और किसी भी व्यक्ति कोई भी हो, राजा बिना मुकदमे के ही उसे कारागार में डाल सकता था या राज्य से बाहर भेज सकता था। चौथा है सामंतों की शक्ति का पतन। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो सामंत थे उन सामंतों की शक्ति कमजोर होने लगी। केवल राजभक्त सामंतों को ही राजा महत्व देता था। जो विद्रोह करने वाले सामंत थे उनका अपने स्थायी सेना से दमन किया। अगर देखा जाए तो रूस और पस्सा जैसे राज्यों में तो कुलीन वंशीय लोगों के स्थान पर निम्न श्रेणी के शूरवीरों को सामंत बनाया जाने लगा, क्योंकि निम्न श्रेणी के सामंत कुलीन श्रेणी के सामंतों की तुलना में राजा के प्रति अधिक वफादार हैं वो रहेंगे। और कुछ राज्यों में कुछ लोगों ने अपने धन बल के प्रयोग से राजा को धन देकर निष्ठा दर्शाकर भी पद प्राप्त किए थे। अब निरंकुश राजतंत्र की अगली विशेषता है नियमित एवं स्थायी नौकरशाही। तो देखिए, अधिकांश निरंकुश शासकों ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए योग्य व निष्ठावान नौकरशाही का गठन किया था। इसके परिणाम स्वरूप कई मध्यकालीन संस्थाएं अपना अस्तित्व खो बैठी और उनके स्थान पर कई नई संस्थाओं का उदय को हुआ था। जनसाधारण में से
योग्य व्यक्तियों को कार्य कुशलता के आधार पर प्रशासनिक सेवाओं में चयन किया जाता था। और ऐसा करने का मुख्य कारण कि जो सामान्य परिवार के लोग आएंगे वे कभी भी राजा का विरोध है वो नहीं करेंगे। एक विस्तृत प्रभावशाली व राजा के प्रति निष्ठावान नौकरशाही की स्थापना कर ली थी। और इस नौकरशाही में योग्य व्यक्ति आने के कारण राजा अपना विशाल साम्राज्य आसानी से संचालित कर सकता था। अगला हम देख सकते हैं कि व्यापार वाणिज्य का विकास। तो देखिए व्यापार वाणिज्य में अगर अपन देखते हैं तो उस समय में प्रत्येक शासक को अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने और प्रशासनिक खर्च के लिए धन की आवश्यकता थी। केवल कृषि के राजस्व कर से कोई भी निरंकुश राज्य अपना शासन नहीं चला सकता था। केवल व्यापार वाणिज्य के विकास के द्वारा ही यह संभव था। और इसमें व्यापार में भी मुनाफे के लिए प्रत्येक देश आयात की अपेक्षा निर्यात पर ज्यादा बल देता था। अर्थात खरीदने की बजाय बेचने पर अधिक ध्यान देते थे ताकि वे मोटा मुनाफा प्राप्त कर सके। इस नीति को ही वाणिज्यवाद की नीति मानते हैं। और इन निरंकुश राजतंत्रों ने इस वाणिज्यवाद को बढ़ावा है वो दिया था। अगली निरंकुश राजतंत्र की विशेषता है प्रतिनिधि संस्थाओं का उदय। तो देखिए प्रतिनिधि संस्थाएं जिसको कह सकते हैं स्टेट्स उस समय में राजा की दया पर इच्छा पर निर्भर थे। वे अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं थे। कर लगाने और कानून बनाने के मामलों में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका अदा करने लगे थे। लेकिन राजा का निर्णय स्टेट्स जनरल के निर्णय में कोई अंतर नहीं होता था। अर्थात राजा जो निर्णय देता था वही स्टेट जनरल को मान्य होता था। लेकिन बाद में कई निरंकुश शासकों जिनमें इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन जैसे निरंकुश शासकों को इनकी समस्याओं का या विद्रोह का सामना करना पड़ा था। अतः हम कह सकते हैं कि यूरोप में निरंकुश
शक्तिशाली राज्यों का उदय, सामंतवाद के पतन व वाणिज्य व्यापार के कारण इनको हुआ था। धन्यवाद।